हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, आप लोगों को पता है कि हम लोग एडीओ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं पॉलिटी के सब्जेक्ट का। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा है कि राज्यसभा के सदस्य का जो निर्वाचन होता है वो कितनी अवधि के लिए होता है। तो याद रखिएगा कि राज्यसभा की सदस्य का जो निर्वाचन होता है वो 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक बात और याद रखना है कि जो राज्यसभा होती है उसमें अधिकतम मेंबर जो है वो 250 निर्धारित की गई है, लेकिन वर्तमान में जो है वो 245 मेंबर हैं। और एक और बात याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाने वाले 12 सदस्य इसमें होते हैं बेसिकली। और फिर एक बात और याद रखिएगा कि 6 वर्ष के लिए तो ये चुने जाते हैं, लेकिन 2 वर्ष की समाप्ति के पश्चात इसके जो 1/3 मेंबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और प्रत्येक 2 वर्ष में फिर 1/3 सदस्यों का जो है वो यहाँ पर चुने जाते हैं, याद रखिएगा। यह एक स्थायी सदन होता है। जो राज्यसभा होता है आप लोगों को पता है कि उसको उच्च सदन भी कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि जो बेसिकली राज्यसभा है वो क्या होती है, बताइए क्या होती है। राज्यसभा जो होती है वो स्थायी सदन होती है, यानी इसका विघटन जो है वो नहीं होता है। बस इसके 2/3 जो सदस्य होते हैं, 1/3 जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। याद रखिएगा इस बात को। आगे देखिए लिखा है राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य जो है वो नामित किए जाते हैं। तो याद रखिएगा 12 सदस्य जो है वो नामित किए जाते हैं। और याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 80 क्लॉज 1 है उसमें ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों को क्या करेंगे, राज्यसभा के बेसिकली मेंबर के रूप में चुना जाएगा। याद रखिएगा। और जो आप लोगों ने अभी देखा होगा कि सुधा मूर्ति जो है वो राज्यसभा की मेंबर बनी है, वो बिल्कुल इसी वे में बनी है क्योंकि वह बेसिकली साहित्य की फील्ड की है। तो राष्ट्रपति के द्वारा वो नामित की गई हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य एवं समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है। तो याद रखिएगा 12 व्यक्तियों का। ये बात मैंने पहले ही बता दिया, क्वेश्चन रिपीटेड है। आगे देखिए, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा। तो याद रखिए, यदि लोकसभा का जो अध्यक्ष है त्यागपत्र देना चाहता है तो वह अपना जो त्यागपत्र है वो किसको देगा, उपाध्यक्ष को देगा। संविधान का जो आर्टिकल नंबर 94B है, ठीक है, 94B जो है बेसिकली उसके अंतर्गत ये बात बोली गई है कि मान लीजिए जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो क्या करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करेगा। और दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं हस्ताक्षर करके क्या करेंगे, पद का त्याग करेंगे। यानी कि बेसिकली रिजाइन जो है वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लिखकर करेंगे और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को लिखकर करेंगे। नाउ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के जो पद हैं वो एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है। तो याद रखिए, राष्ट्रपति के रूप में अस्थायी तौर पर कौन कार्य करता है जब दोनों का पद जो होता है वैकेंट होता है। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वैकेंट और एब्सेंस में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, आप लोगों को पता भी होगा। एब्सेंट मतलब कि वो पद पर तो हैं लेकिन वर्तमान में मान लीजिए कि उन्होंने छुट्टी ली है, ठीक है, वो अभी वर्तमान में कार्यरत नहीं है। वैकेंट का मतलब होता है कि पद ही खाली है, पद ही नहीं भरा है, ठीक है। तो बेसिकली जब एक साथ पद खाली होता है तो राष्ट्रपति के पद पर अस्थायी रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश बैठते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय या संस्था है। तो याद रखिए, संवैधानिक संस्था का मतलब होता है वह संस्था जिसका उल्लेख जो है वो संविधान के अनुच्छेदों में आपको देखने को मिलेगा। आप लोगों को पता है कि जो वित्त आयोग है बेसिकली वो आर्टिकल नंबर 280 में इसका वर्णन किया गया है वित्त आयोग का। तो कि ये क्या हो गई, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय हो गई। देखिए, वित्त आयोग के बारे में जो एक बात है ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिवाय इसके कि आर्टिकल नंबर 280 में इसका वर्णन है। याद रखिएगा, संविधान जब प्रारंभ हुआ था तो उसके 2 वर्ष के भीतर ही वित्त आयोग का जो है गठन हुआ था
और यह 5 वर्ष की समाप्ति के बाद राष्ट्रपति जो है वो आवश्यक समझे तो बार-बार गठित किया जा सकता है। याद रखिएगा, जब राष्ट्रपति आवश्यक समझे, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यानी कि राष्ट्रपति के आदेश से जो होता है वो वित्त आयोग का गठन होता है। स्टेटमेंट में अगर ऐसा कुछ लिखा है तो वो बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा कि जो वित्त आयोग है इसमें क्या होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं एवं 4 अन्य मेंबर होते हैं, यानी कि इसमें टोटल जो है वो 5 सदस्य होते हैं। पहले वित्त आयोग का जो गठन है वह केसी नियोगी की अध्यक्षता में हुआ था। याद रखिए 1951 में। मान लीजिए 1951 की जगह 1950 लिख दिया जाए तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 1951 केसी नियोगी इसके पहले अध्यक्ष थे। कई बार ये क्वेश्चन भी वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आई होप कि आप लोग ये समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे देखिए, जो राष्ट्रीय विकास परिषद भी है और योजना आयोग जो वर्तमान में क्या है, नीति आयोग, ये दोनों क्या है, संविधानेतर निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय। संविधान में इनका उल्लेख नहीं है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे देखिए, पहले वित्त आयोग का जो गठन है वह कैसे हुआ था, तो याद रखिए कौन से सन में हुआ था। तो पहले वित्त आयोग का गठन जो है वो 1951 में हुआ था, मैंने बताया है इसको। फिर ये भी मैंने बता दिया कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के बाद की जाती है, 5 वर्षों के बाद की जाती है। फिर देखिए, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। एक ही टॉपिक पे मैंने ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए। अब देखिए लिखा है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है। तो याद रखिए, वित्त आयोग जो है उसकी सिफारिशों के आधार पर ही भारत की समेकित निधि से राज्यों को अनुदान देती है। याद रखिएगा इस बात को। अब देखिए, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है। तो याद रखिए, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। देखिए, संविधान का जो आर्टिकल नंबर 280 है, आप लोगों को पता है कि उसमें वित्त आयोग की जो है वो बात कही गई है कि राष्ट्रपति जो है वो 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग की जो है वो गठन कर सकता है, हर 5 वर्ष में, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि इसमें एक अध्यक्ष और 4 मेंबर होते हैं। याद रखिएगा कि वित्त आयोग जो है वो संघ और राज्यों के बीच क्या करता है, करों के शुद्ध आगमों का जो वितरण है उसका आवंटन करता है। मान लीजिए जो राजस्व है उसको भारत की संचित निधि से जो है, संचित निधि जिसको वो समेकित निधि भी कहते हैं, संचित निधि से दिए जाने वाले सहायता अनुदान को क्या करता है, राष्ट्रपति की सिफारिश के पश्चात आवंटित करवाने का कार्य करता है। ये सारी चीजें जो है वो वित्त आयोग के कार्य हैं। आगे देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा होती है। तो आप लोगों को पता है कि यूपीएससी के जितने मेंबर होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। और कौन से आर्टिकल के अनुसार ऐसा करते हैं, तो याद रखिए आर्टिकल नंबर 316 क्लॉज 1 के तहत जो यूपीएससी आयोग के बेसिकली जो मेंबर होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। आगे देखिए, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यह भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय की, कहीं ना कहीं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले जो व्यक्ति हैं उसको भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आर्टिकल याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आर्टिकल से कहीं ना कहीं मैच द कॉलम पूछ लेता है या फिर आर्टिकल बेस्ड बहुत से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। तो याद रखिए, राजेंद्र प्रसाद जो है वो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं और जो एस राधाकृष्णन है वो 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। एस राधाकृष्णन के बाद अगर बात करें 2 बार उपराष्ट्रपति रहने वाले, तो मैंने बताया भी था, इसको थ्योरी क्लासेस में भी बताया है और एमसीक्यू क्लासेस में भी बताया है कि डॉक्टर हामिद अंसारी जो है वो भी 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। आगे देखिए, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है। तो याद रखिए, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ जो है वो राष्ट्रपति है। ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। अगला देखिए, निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। कौन हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। इसको याद रखिएगा, ठीक है।
यानी बेसिकली अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 143 जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि यह राष्ट्रपति के लिए सलाहकारी जो है वो अधिकार सुनिश्चित करता है, किससे? सुप्रीम कोर्ट के जज से। याद रखिएगा इस बात को। लेकिन जो बेसिकली परामर्श दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वह भारत के राष्ट्रपति के लिए बिल्कुल भी कैसा नहीं होगा, बाध्य नहीं होगा, केवल एक सलाह के रूप में होगा। आगे देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का जो अधिकार है वो उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका क्या है? एक मौलिक अधिकार है। एक बात आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो राष्ट्रपति है और जो उपराष्ट्रपति है, उन दोनों से संबंधित जो भी चुनाव का विवाद होगा, ठीक है, वह बेसिकली मतलब उसको जो सॉल्व करने का अधिकार है, उसमें समझौता करने का जो अधिकार है, वो सर्वोच्च न्यायालय के क्या आता है? क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है बताइए? ये आता है आर्टिकल नंबर 71 के अंतर्गत आता है। ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, जिसे बोलते हैं फंडामेंटल ज्यूरिडिक्शन बोलते हैं। तो याद रखिएगा, फंडामेंटल ज्यूरिसडिक्शन जो होता है वो कहीं ना कहीं जो है सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण क्षेत्राधिकार होता है, और वो आता है आर्टिकल नंबर 71 के अंतर्गत। आगे देखिए, एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। देखिए, एकल हस्तांतरण मत पद्धति जो होता है, जैसा कि भारत में आप लोगों को पता है कि जो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पद का निर्वाचन है, उसमें बेसिकली क्या यूज होता है? एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति। याद रखिएगा कि इसमें उतनी ही प्रत्याशी होती हैं और उतनी ही वरीयताएं विकल्प होती है, तथा इसमें निर्वाचक गण प्रत्याशियों को क्या करते हैं? अपनी वरीयता के अनुसार क्रम प्रदान करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने पहले ए को चुना है, ठीक है, लेकिन वरीयता मैंने ए को सबसे ज्यादा दी है, लेकिन उसके बाद किसको दी है? तो मान लीजिए उसके बाद मैंने बी को दी है, बी के बाद किसको दी है? बी के बाद मैंने दिया है सी को। इस तरीके से वरीयता का क्रम जो है चलता है, और विजयी प्रत्याशी के लिए मतों का न्यूनतम कोटा प्राप्त करना अनिवार्य होता है। मान लीजिए यदि प्रथम वरीयता के आधार पर किसी जो प्रत्याशी है उसको न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ, तो सबसे कम मत प्राप्त करने वाला जो बेसिकली प्रत्याशी होगा उसको क्या कर दिया जाएगा? बाहर कर दिया जाएगा। फिर उसके प्राप्त मतों को अन्य प्रत्याशियों में क्या कर दिया जाएगा? बांट दिया जाएगा, लेकिन वरीयता के अनुसार। और यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि किसी भी प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा प्राप्त न हो जाए। इस बात को याद रखना है। आगे देखिए, लिखा है भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है? तो याद रखिए, भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष होता है। मैंने ये बात बताया भी था आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? तो याद रखिए, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी जो थे, नीलम संजीव रेड्डी इनका पूरा नाम है। यह बेसिकली क्या थे? भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको कि निर्विरोध चुना गया था। याद रखिए, उनका कार्यकाल कब से था? 1977 से 1977 से लेके 1982। आगे देखिए, भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? तो याद रखिए कि ऐसे जो थे वो भैरव सिंह शेखावत थे, जिन्होंने उपराष्ट्रपतियों में से राष्ट्रपति के पद के लिए क्या किया था? चुनाव लड़ा था, और वे हार गए थे। इस बात को याद रखना है। इस तरीके का जो क्वेश्चन रहता है ना, काफी ज्यादा वन डे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है कि भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? तो ये बात हम सबको पता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आप लोगों को एक और बात बता दूं कि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, उनका जो कार्यकाल है राष्ट्रपति के लिए वो 2002 से 2007 तक रहा था, और ये क्या थे? एक परमाणु वैज्ञानिक थे, जिनको कि मिसाइल मैन भी बोलते हैं। आप लोग भी इस बात को जानते होंगे। और इनको बेसिकली क्या बोला जाता है? पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। आगे देखिए, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? तो इसका जो है करेक्ट आंसर आप लोगों को पता है, क्योंकि मैंने बढ़ाया है इस चीज को कि राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जो है वो राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 352 यानी 352 के अंतर्गत कर सकता है। ये बात मैंने बताया है।
और याद रखिएगा एक और बात कि जो 44th संविधान संशोधन हुआ था, उसके अनुसार सशस्त्र विद्रोह या फिर बाह्य आक्रमण की स्थिति में ही क्या किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। यानी कि अब भारत में आप लोगों को पता होना चाहिए कि दो ही स्थिति है राष्ट्रीय आपात घोषित करने की, एक सशस्त्र विद्रोह और एक है बाह्य आक्रमण। और आप लोगों को एक बात याद होनी चाहिए कि भारत में अब तक 3 बार जो है वो राष्ट्रीय आपात घोषित हुआ है। 1962 का जब भारत चीन का युद्ध हुआ था तब, और 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर किया गया था, जिसको कि बाद में चुनौती दी गई। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में जो आपात लगा हुआ था उसको क्या कर दिया गया, 1978 में ये बात संशोधन में हटा दी गई कि आंतरिक अशांति के आधार पर अब राष्ट्रीय आपात जो है उसे नहीं घोषित किया जा सकता है। केवल 2 स्थिति होनी चाहिए, सशस्त्र विद्रोह या फिर बाह्य आक्रमण की स्थिति। आगे देखिए, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, तो मैंने बता दिया 3 बार। कब कब ये भी बता दीजिए, 1962 में, 1971 में और 1975 में। आगे देखिए, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति जो है वो लागू की थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1975। फिर देखिए, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत जो है वो लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने राष्ट्रपति शासन के बारे में आपको बताया था, ये आर्टिकल नंबर किस में है, 356 में है, इस बात को याद रखिएगा। आगे देखिए, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है, तो याद रखिए कि राष्ट्रपति जो है वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को जो है वो प्रदान करता है या प्रस्तुत करता है। याद रखिए, भारत का जो आर्टिकल नंबर 56 क्लॉज 1 है, उसके अनुसार जो राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। और लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को, तथा भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। ये सारी बातें संविधान के अनुसार हो रही हैं। आगे देखिए, यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग जो है वो किसे संबोधित करेगा, तो याद रखिए कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह अपना जो त्याग पत्र है उपराष्ट्रपति को देगा। मैंने ये बात पहले बता दिया है। कौन से आर्टिकल से ऐसा हुआ है, तो आर्टिकल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 56 क्लॉज 1 के अनुसार। आगे देखिए, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं, तो यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसको भेजेंगे बताइए, उपराष्ट्रपति को। देखिए कितने सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, तो याद रखिए कौन सी नियुक्ति नहीं की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती है। जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं ना, उनका निर्वाचन जो है वो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा आपस में किया जाता है, और राष्ट्रपति जो है वो अपनी कार्यपालिका जो शक्ति है उसके अधीन क्या कर सकते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर जो वायुसेना के अध्यक्ष हैं, थल सेना के अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं। याद रखिएगा इस बात को, मुख्य न्यायाधीश हो गए या फिर वायुसेना के अध्यक्ष हो गए या फिर थल सेना के अध्यक्ष हो गए, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है, तो याद रखिएगा लोकसभा का अध्यक्ष। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए, तो इस बात को याद रखिएगा 35 वर्ष की आयु जो है वो राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है। इस बात को याद रखिएगा कि 25 वर्ष की आयु लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु जो है वो अनिवार्य है। और पंचायत में बेसिकली अगर आपको चुनाव लड़ना है तो 21। और देखिए एक और बात लिखी है कि आर्टिकल नंबर जो 58 है उसमें बेसिकली राष्ट्रपति बनने की अर्हताएं दी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो विधि है वो अपनाई गई है कौन से कंट्री के संविधान से, तो याद रखिए यूएसए के संविधान से जो है वो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ये चीजें जो अपनाई गई है वो अमेरिका के संविधान से ली गई हैं।
और याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 61 है, आर्टिकल नंबर कौन सा है, महाभियोग से रिलेटेड है 61, और 72 किससे रिलेटेड है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों से रिलेटेड है। आगे देखिए, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है। तो राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की जो आयु है इसकी कोई सीमा नहीं है। देखिए लिखा है संविधान के आर्टिकल नंबर 56 क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद जो है वो धारण करेगा, परंतु संविधान में राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु पर कोई सीमा नहीं रखी गई है। फिर देखिए, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है। तो याद रखिए, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा जो है, मैंने ये बात पहले ही बताया है कि कोई भी अधिकतम सीमा नहीं है। आगे देखिए क्या लिखा है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र जो है वो कौन बुला सकता है। तो याद रखिए, राष्ट्रपति बुला सकते हैं। देखिए लिखा है संसद के दोनों सत्रों का जो संयुक्त अधिवेशन है वह राष्ट्रपति बुला सकते हैं, आर्टिकल नंबर 108 के अंतर्गत। तो ये बात 108 आर्टिकल में कही गई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है। और एक बात और याद रखना है कि संविधान का बेसिकली जो संयुक्त अधिवेशन होगा, ठीक है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त जब सत्र होगा या अधिवेशन होगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं। तो उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। देखिए यहाँ लिखा है कि संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। देखिए ये बात यहाँ पर साफ साफ लिखा है आर्टिकल नंबर 86 में कि आर्टिकल नंबर 86 के तहत राष्ट्रपति किसी प्रयोजन पर संसद के किसी एक सदन को अथवा दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है। अनुच्छेद 87 में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति लोकसभा के निर्वाचन के प्रथम सत्र के समय दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है। देखिए लिखा है संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। तो मैंने ये बात पढ़ाया है कि 3 प्रकार के। पहला हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा हो जाएगा राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपात, आर्टिकल नंबर 360। फिर देखिए क्या लिखा है, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है 3 प्रकार के। अब देखिए भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं। तो याद रखिए कभी नहीं। याद रखिए वित्तीय आपात वर्तमान तक भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। फिर आगे देखिए राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे। ये आर्टिकल नंबर 360 के अंतर्गत प्राप्त है। आगे देखिए भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंतरिक आपात की स्थिति। क्या हो जाएगा, आंतरिक आपात की स्थिति। ये उसी टाइम पे आया था, इंदिरा गांधी सरकार थी उस टाइम पे, 1975 से ये चला था, लगभग 2 वर्ष 1977 तक चला था। हालांकि बाद में 1978 में क्या होता है कि 44th अमेंडमेंट एक्ट आता है, जिसके द्वारा जो है वो बेसिकली इस बात को हटा दिया गया कि अब आंतरिक जो है वो आंतरिक स्थिति में बेसिकली आंतरिक अशांति होगी, उसके आधार पर नहीं जो है वो आपातकाल की सिचुएशन लगाई जा सकती है। और आंतरिक अशांति के स्थान पर जो है वो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपात की घोषणा का फिर प्रावधान किया गया। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है। तो याद रखिए एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, ये बिल्कुल करेक्ट है। देखिए इंदिरा साहनी केस था, आप लोग इस बात को जानते होंगे कि जो इंदिरा साहनी केस था वह बेसिकली केंद्र सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण से रिलेटेड था ये निर्णय, ठीक है, और ये आया था 1992 में, जबकि एडीएम जबलपुर केस जो है ये 1975 का है। फिर उसके पश्चात है करतार सिंह केस। करतार सिंह केस याद रखिएगा ये आतंकवादी घटनाओं से संबंधित कानून से रिलेटेड है। विशाखा केस तो हम लोगों को पता है कि यह जो है वो महिलाओं के अधिकार से संबंधित है। जैसे कार्य क्षेत्र जो होता है ना, कार्य क्षेत्र पर महिलाओं के अधिकार से रिलेटेड है विशाखा गाइडलाइंस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है। तो वह जितनी बार चाहे उतनी बार खड़ा हो सकता है, इस बात को याद रखिए। और ये बात बोला गया है संविधान के आर्टिकल नंबर 57 में। संविधान का जो अनुच्छेद 57 है उसके तहत जो राष्ट्रपति का पद है उसके लिए वह पुनर्निर्वाचित हो सकता है। आगे देखिए भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है
जो कि ब्रिटिश राजा या रानी के पास है। आगे देखिए, राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो पहले शुरू के वो 6 महीने जो है वो लागू रहता है, ठीक है। राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है, आप लोगों को पता होगा, अध्यादेश जो है वो बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए लॉ होता है। देखिए, आर्टिकल नंबर जो 123 है, यानी कि जो 123 आर्टिकल है उसके तहत संसद यदि सत्र में नहीं रहती है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को मान लीजिए कि किसी कानून को बनाने की आवश्यकता है तत्काल, तो उस टाइम पे वो अध्यादेश जारी करके वो कानून बना सकता है। और राष्ट्रपति के द्वारा इस प्रकार का जो अध्यादेश है वो 6 महीने के लिए लागू रहता है। लेकिन मान लीजिए कि संसद जो है वो क्या कर दी, बिल्कुल इसको मतलब समर्थन दे दी, और समर्थन दे देती है संसद के दोनों सदन, तब जाके 6 महीने के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है। अब देखिए, भारत का बेसिकली भारत सरकार का जो संवैधानिक अध्यक्ष है, याद रखिएगा, संवैधानिक अध्यक्ष की बात करें तो राष्ट्रपति, और वास्तविक अध्यक्ष की बात करें तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए, इसमें साफ साफ क्या लिखा हुआ है, बेसिकली जो हमारा आर्टिकल नंबर 53(1) है उसमें साफ साफ बोला गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है वो राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान जो है वो धारण करता है? तो याद रखिए कि इनमें से कौन सा पद है, बताइए, जो राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता है? तो याद रखिए, राज्यपाल। राज्यपाल जो है वह राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत जो है वो अपने पद को धारण करता है। आगे देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, संसद के सदस्यों के द्वारा। आगे देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद जो है वो उच्चतम न्यायालय में आवश्यक फाइल किया जाना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है संसद के द्वारा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार संसद के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो लाया जा सकता है। महाभियोग की कार्यवाही संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। ये क्वेश्चन भी कई बार स्टेटमेंट में पूछ लेता है कि महाभियोग की जो कार्यवाही है वो संसद के कौन से सदन में प्रारंभ की जा सकती है? तो याद रखिए, किसी भी सदन में ऐसा प्रस्ताव लाने के पूर्व 14 दिनों का नोटिस देना अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त महाभियोग के संकल्प को संसद के कम से कम 1/4 सदस्य के द्वारा हस्ताक्षर सहित, बहुत इंपॉर्टेंट है, हस्ताक्षर सहित जो है वो प्रस्तावित होना चाहिए। आई होप कि आपको आज का क्लास जो है वो समझ में आया होगा। देखिए, कितनी गर्मी का दिन है और मैं फ़ैन और कूलर सारी चीज़ों को ऑफ करके आप लोगों के लिए क्लास ले रही हूँ, ताकि ये क्लास जो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके। तो आप लोग भी अपना सपोर्ट दिखाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं और भी ज़्यादा अच्छे वीडियो ला सकूँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।